हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की 3 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी को बता दें, आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम है 6 बजे। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास है, दोपहर की 3 बजे दूसरी क्लास है और तीसरी क्लास आपकी रात के 8 बजे। ये तीनों क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट पर कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हमारा एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, 100% सफलता। एक ही टारगेट हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड और यूनिक क्वेश्चन, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में फिल इन द ब्लैंक जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं मादा युग्मक में? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बी, 23 जोड़ी। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़ी यानी कि 46 क्रोमोसोम। अब यहां पर आपको बता दें, 23 में से आप 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है यानी कि लास्ट का एक जोड़ा, 22 जोड़ा इधर हो गया यानी कि 44 क्रोमोसोम, और 23वां जोड़ा, एक जोड़ा जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोसोम होता है, लिंगीय गुणसूत्र होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। इतना आप लोग जरूर जानते रहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है? केंद्रक में, यहाँ पर देखिए कोशिका है तो ये कोशिका में ये केंद्रक होता है। केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा एक संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन किससे बना होता है? डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसी क्रोमैटिन की जो संगठित सिकुड़ी हुई अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। समझ में आ गया? और प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, बढ़ती घटती नहीं रहती। जैसे चिंपैंजी में कितना होता है? एग्जाम में पूछा गया 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा और मानव में 23 जोड़ा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अपराधी को पहचानने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। विकल्प कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन सी सही होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अपराधी को पहचानने के लिए, किसी ने कोई अपराध किया है और अपना सबूत, जैसे कुछ बाल हुआ या फिर कोई ऐसा चीज, कुछ टुकड़ा, कोई निशान वहां पे छोड़ के वो चला गया, तो क्या होता है, उस चीज को लेकर के उसके डीएनए का पैटर्न पता किया जाता है। जैसे बाल लिया गया तो इसके डीएनए का पैटर्न पता किया जाता है, बालों के डीएनए का पैटर्न पता कर लिया गया। कभी नाखून रह गया तो इसके डीएनए का पैटर्न पता किया गया, और जो अपराधी था उसके डीएनए का पैटर्न पता किया गया। तो दोनों का डीएनए जब मैच कर जाता है तो पता चल जाता है कि यही अपराधी वहाँ पर था। अब ये इससे कैसे पता चलेगा कि मैच किसी से भी मैच कर सकता है? आप ये कहेंगे किसी और से भी मैच करेगा? नहीं, ये यूनिक चीज़ है। ये जो डीएनए का पैटर्न है हर व्यक्ति में चेंज होता है, हर व्यक्ति में चेंज होता है। तो इसी से पता चल जाता है कि जिसका ये मैच कर गया वही अपराधी होता है, और ये 100% होता है। सभी का डीएनए का जो पैटर्न होता है एकदम से चेंज होता है। पर्सनली ये व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर देता है। क्लियर है? डीएनए में 4 क्षार होते हैं, वेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन,
थायमीन और साइटोसिन। यहाँ पर आप ये भी जानिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो जांच केंद्र है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। और आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताते हैं, पॉलीग्राफ मशीन। पॉलीग्राफ मशीन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलीग्राफ मशीन किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो पॉलीग्राफ मशीन से व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया? कीटनाशक दवा है डीडीटी, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन बी सही होता है, पॉल हरमन मुलर। डीडीटी का आविष्कार किया था पॉल हरमन मुलर ने। अब यहाँ पर आप ये जानिए डीडीटी का फुल फॉर्म, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डीडीटी का फुल फॉर्म थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग डिटेल में देख लीजिए अच्छे तरीके से और इसे नोट कर लीजिए। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डी से डाइक्लोरो, डी से फिर डाइफिनाइल, टी से ट्राइक्लोरो इथेन। इसी को शॉर्टकट में डीडीटी कहा जाता है। और डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी का आविष्कार किया था पॉल हरमन मुलर ने। और आपको यहाँ पॉल हरमन मुलर को 1948 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इसके लिए। और यहाँ पर आपको बता दें जीव जंतु के लिए हानिकारक होने की वजह से इस पर प्रायः रोक लगा दिया गया है डीडीटी पर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, स्टैंडर्डाइजेशन। लिख देते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, दूध से वसा निकालने पर दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो जब दूध से वसा निकाला जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक टर्म आ जाता है पॉस्चराइजेशन। तो दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन कहते हैं। पॉस्चराइजेशन में अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए गर्म कर रहे हैं दूध, देखिए एक होता है उच्च ताप पर आप गर्म करेंगे कम टाइम के लिए, उच्च ताप पर कम टाइम के लिए, निम्न ताप पर ज़्यादा टाइम के लिए। दो प्रोसेस इसमें होती है, दो विधियां होती हैं, उच्च ताप पर कम टाइम के लिए, निम्न ताप पर ज़्यादा टाइम के लिए। ये दोनों विधियों में गर्म किया जाता है। इसे पॉस्चराइजेशन में दूध को गर्म किया जाता है जिससे कि दूध जल्दी से खराब ना हो, फटे ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कीजिएगा। और आप सभी लोग एक बार जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करके लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हुए हैं तो सभी में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। क्वेश्चन देखते हैं, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ये ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनो से उत्पन्न हुआ जिसका मतलब क्या है? कैंसर। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सी, केकड़ा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनो से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब है, कार्सिनोज यहाँ पर होगा, जिसका मतलब है केकड़ा। कैंसर में क्या होता है? कैंसर में शरीर में जो कोशिका होती है, जैसे उसका अगर मल्टीप्लिकेशन एक कोशिका से दो कोशिका होना है, फिर 2 से 4 होना है, ये इसे हम कहेंगे नियंत्रित वृद्धि, एक सिस्टमैटिक वृद्धि कहेंगे कोशिका की वृद्धि। लेकिन कैंसर में क्या हो जाता है, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है
कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती हैं। जहाँ पे कैंसर होता है आप देखते होंगे वो स्किन लटक जाती है, फिर वो फूल जाता है, मतलब वहाँ पे कोशिका का विभाजन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में कोशिका का डिवीजन होता है उस तरीके से नहीं होता, अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सुश्रुत को क्या कहा जाता है या फिर किस रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। आप पूरा कर लीजिए, के रूप में जाना जाता है, तभी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जिस हिसाब से विकल्प है यही होगा ये क्वेश्चन। सुश्रुत को फिल इन द ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के ये जनक थे। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में 101 प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण के बारे में बताया गया है। क्लियर है? और जो सुश्रुत थे अनेक प्रकार के सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करने में निपुण थे। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किस काल में थे? तो ये थे गुप्त काल में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, खसरा किस वजह से होता है? खसरा किस वजह से होता है? कौन सी बीमारी किस वजह से होती है? मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाई थी, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या तो फिर उसी को नया करके अपलोड करेंगे उस वीडियो को। तो खसरा किस वजह से होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस या चूहे से? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, वायरस से। वायरस मतलब विषाणु। खसरा रोग विषाणु से होता है। कौन से विषाणु? मार्बिली वायरस होता है। मार्बिली वायरस नोट कर लीजिएगा। खसरा में क्या होता है? पूरे शरीर में, रोगी के शरीर पर लाल लाल पूरे दाने से पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रोग बताते हैं किसकी वजह से होते हैं। कवक से होते हैं या फिर वायरस से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर देखिए जो रेबीज है, रेबीज ये किससे होता है? वायरस से। मेनिंजाइटिस वायरस से। चेचक वायरस से। गंजापन जो होता है वो कवक से होता है, फंजाई से होता है। दमा ये भी फंजाई से होता है, कवक से होता है। वर्णांधता पूछा जाता है जिसमें रंगों का भेद आसानी से नहीं हो पाता है, तो ये है जेनेटिक है, अनुवांशिक है। हीमोफीलिया ये भी अनुवांशिक है। इन्फ्लुएंजा ये किससे होता है? वायरस से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रोटोजोआ का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सेरोलॉजी फिल इन द ब्लैंक का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मच्छर का, छिपकली, तिलचट्टा या सांप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सेरोलॉजी अध्ययन है, ऑप्शन सही हो जाता है बी, छिपकली का। सांपों का अध्ययन किस में किया जाता है? सांपों का अध्ययन यहाँ पे देखिए ओफियोलॉजी में, ठीक। और यहाँ पर आपको बता दें एंटमोलॉजी खूब पूछा जाता है। एंटमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच थी जिसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है वो आपको मैंने बताया। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, वेक्टर कहते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीटों को वेक्टर कहते हैं। जैसे जो मलेरिया रोग है, वेक्टर मतलब वाहक, वेक्टर का मतलब वाहक। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को एक चीज़ बता दें, यहाँ पर आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखते हैं, जो भी क्लास आप लोग देखते हैं, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कायदे से क्वेश्चन करवाया जाता है। कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे तो आपका 4-5 क्वेश्चन जरूर तैयार करवाया जाता है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन ना समझ में, जितना भी कन्फ्यूजन हो रहा है उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम ये क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दिख जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप जानते हैं आप 100% की तरफ बढ़ रहे हैं, 100% आपका तैयार हो जाएगा। अभी स्पीड हमारी बहुत स्लो, ये जानिएगा, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। आपको लाइन पर ला रहे हैं, लाइन पर स्टूडेंट वो भी कितने कम आ रहे हैं।
ठीक है। तो एक के साथ आपके कई तैयार करवाए जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं फैला पाते, बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करवाया जाता है, कितने लेवल का करवाया जाता है, डिटेल में करवाया जाता है या आपको बहकाया जाता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा लिए, सबसे बड़ी चीज़ है बिना एक पैसा लिए, बिना शिक्षा को बेचे आपको हम 100% आपके लक्ष्य की तरफ ले चलेंगे और आपके एक सेट पक्के करवाएंगे। ये मेरा वादा है। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा बिना एक पैसा लिए। तो बस आप लोगों को ये करना है, जुड़ना है चैनल के साथ और दिन रात मेहनत करके मेरे साथ चलना है। हम कहेंगे आप मेरे से एक कदम आगे चलिए, ठीक है, मेरे से एक कदम आगे चलिए और हम आपसे वादा करते हैं कि आपसे हम 2 कदम आगे जरूर रहेंगे। ये माइंड में रखिए और जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, जिससे कि जब भी कभी दोबारा आप लोग देखें कभी मिस्टेक ना होने पाए, ये अपना टारगेट अभी रखिए। तो रोगों को फैलाने वाले कीटों को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, वेक्टर, हिंदी में कहेंगे वाहक। अब रोगों को फैलाने वाले को वाहक कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, जैसे मलेरिया रोग है ना, मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग अभी तो आप कहेंगे मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया रोग का वाहक क्या है? ये मच्छर है। मच्छर के पैरों में प्रोटोजोआ लगा होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। यही प्रोटोजोआ जब शरीर में अंदर प्रवेश करता मच्छर के काटने से, तब मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मच्छर क्या हुआ? मच्छर मलेरिया रोग का वाहक हुआ, वेक्टर हुआ। समझ में आ गया? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आप लोगों के दिमाग में होगा जो हम बातें बताते हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो रिप्लाई कर पाएंगे। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? आपको जल्दी से बताना है हीमोफीलिया। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है बी, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक। हीमोफीलिया में क्या होता है? रोगी को, जो इसका रोगी है, अगर उसको चोट लग जाती है तो आधा घंटा से लेकर के 24 घंटे तक ये रक्त में थक्का नहीं बनता है, रक्त में थक्का बनना बंद हो जाता है, रक्त में थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः किस में होता है? पुरुषों में पाया जाता है ये रोग, मुख्यतः, हमने मुख्यतः की बात की है, क्लियर है। और महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते रहिए कौन सा रोग है? आनुवांशिक रोग है, ये जेनेटिक है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है। और इस रोग में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थ, इलास्टिक ऊतक, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, मैंने आपसे बताया है। कोशिका जो होती है शरीर की, आप ये कह सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए पूरा शरीर बना हुआ, तो ये मुंह है, ये सर है, तो पूरा शरीर छोटी छोटी ऐसे एक एक कोशिका से मिलकर के बना है। और इस कोशिका में पूरे कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है, बहुत कुछ सारी प्रक्रियाएं, जीवन की प्रक्रियाएं इसी कोशिका में संपन्न हो रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कोशिका शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्रियात्मक इसलिए कि जीवन की सभी प्रक्रियाएं इसी में हो रही हैं। संरचनात्मक इसलिए जैसे आप देख रहे हैं शरीर एक संरचना में बना हुआ, संरचना में व्यवस्थित होती है, ये संरचना प्रदान करती है शरीर को। भाई जहाँ से जुड़ेंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोशिका जुड़ना शुरू हुई तो अंग तो इधर निकल आया, तो इस तरीके से जैसे एक एक ईंट जुड़ करके पूरा मकान तैयार हो जाता है, पूरा मकान खड़ा होता है, उसी तरीके से कोशिकाएं जुड़ जुड़ करके मानव शरीर हो या पादप शरीर उसका निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कोशिका मानव जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब शरीर को संरचना प्रदान करने के लिए, क्रियात्मक मतलब जीवन की सभी प्रक्रियाएं कोशिका में ही संपन्न हो रही हैं। और यही कोशिकाएं जब कई एक समान कार्य वाली कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया? तो जो प्रत्यास्थ इलास्टिक टिश्यू हैं
जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लिगामेंट्स, स्नायु कहते हैं। ये हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैव कोशिका है, एक जीव कोशिका होती है। जीव मीन्स मेनली ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। तो यही पूछा जा रहा है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या है इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें पाया जाता है? यही क्वेश्चन का मतलब है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका यानी कि जंतु कोशिका एनिमल सेल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज ये एब्सेंट होता है एनिमल सेल में और पादप कोशिका में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोहे की कमी से पत्ती में होता है। लोहे की कमी से पत्तियों में क्या होता है? ऑप्शन सही हो जाता है डी, पहले नई पत्तियों में अंतरशिरीय हरिमहीनता हो जाती है। शिराएं, ये शिराएं होती हैं। तो शिराओं के मध्य हरिमहीनता यानी कि क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। क्लोरोफिल जब खत्म हो जाता है तो पत्तियां मुरझा जाती हैं, जल सी जाती, खत्म हो जाती हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। हरिमहीनता वर्ड याद किए रहिए, क्लोरोसिस, ये ठीक है, लिखा भी है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है लीनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की किस बुक में? कैरोलस लीनियस की यहाँ पर बात हो रही है। कैरोलस लीनियस जिन्होंने द्विनामकरण का विचार सबसे पहले प्रकाशित किया था, द्विनाम पद्धति। जैसे मनुष्य का जो नाम है साइंटिफिक नेम तो वह है होमो सैपियंस, सैपियंस। तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया आम का मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा फिर है इंडिका, तो ये है वंश और ये है जाति। मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, ये है वंश, इंडिका, ये द्विनाम पद्धति है। दो नाम होता है, एक वंश को बताता है किस वंश का है और दूसरा जाति को बताता है। स्पीसीज, ये इंडिका स्पीसीज है जो कि इंडिया में पाई जा रही है, ये चीज होती है ये द्विनामकरण पद्धति। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है सिस्टमा नेचुरे, लिख देते हैं इंग्लिश में नेम, क्लियर हो जाएगा। सिस्टमा नेचुरे, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने सबसे पहले द्विनामकरण का विचार प्रकाशित किया और कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन है पाइनस है। पाइनस क्या है? विकल्प कौन सा सही है? पाइनस क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पाइनस है वृक्ष। पाइनस वृक्ष का उदाहरण है। ये जिम्नोस्पर्म समूह का पौधा है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इस समूह के पौधों में बीज क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मार्क कीजिएगा। जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं होता। बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता। बीज किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता, बीज का आवरण नहीं होता है, ये किसी भी प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता। जब ये बंद नहीं होता तो फल का निर्माण नहीं हो पाता है। फल का निर्माण तभी होता है जब अंदर बीज रहता है, ऊपर से कवरिंग रहती है। ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्मस जितने भी प्लांट हैं उनमें बीज तो बनता है लेकिन फल का आवरण, यहाँ फल नहीं बनता क्योंकि ऊपर से यहाँ पर ये जो बीज होता है किसी भी संरचना में बंद नहीं होता, आवरण नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म किन शैलों में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जीवों का अंश, ऑप्शन सही हो जाता है डी, अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक में। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो जीव जंतु या पेड़ पौधे करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर दब गए हैं, वे क्या बनाते हैं? पेट्रोलियम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। जीवाश्म, जो जीव जंतु, जीवाश्म
में जीव जंतु भी बनाते हैं और पौधे भी बनाते हैं। तो जब जमीन के अंदर जीव जंतु दबे हैं, वो जो जीवाश्म बनता है वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम होता है। जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे होते हैं, जो जीवाश्म बनता है उसे कहते हैं कोयला। तो कोयला ये भी क्या है, जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है। लेकिन पेट्रोलियम किससे बनता है, जीव जंतुओं के अवशेष से बनता है, और कोयला पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म पाए जाते हैं किसमें, औषधि शैल। मूल गोप नहीं पाया जाता, मूल गोप रूट कैप, जैसे ये रूट है तो इसका जो ऊपर का इधर का कैप, ये आगे यहाँ पे कैप लगा होता है। आगे कैप लगने का ये मतलब होता है, जैसे ये जो रूट होती है जमीन के अंदर ये धंसती चली जाती है, तो ये जो रूट कैप होता है इसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है और ज़मीन के अंदर जाने के लिए इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो मूल गोप किस में नहीं पाया जाता, आपको बताना है यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, जलीय पौधों में। जलोद्भिद में मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है। जलोद्भिद कैसे पौधे होते हैं, वे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, ये कहलाते हैं जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स। एग्जाम्पल में कमल हो गया, सिंघाड़ा हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे मरुस्थलीय पौधों की, मरुद्भिद के। ऐसे पौधे जो शुष्क भूमि में उगते हैं वो मरुद्भिद कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका नागफनी हो गया, और यहाँ पर समोद्भिद मीजोफाइट की बात करेंगे। ऐसे पौधे जो सामान्य मिट्टी और साधारण ताप और नमी में उगते हैं मीजोफाइट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है धान, गेहूं, मक्का, ये सभी। अब यहाँ पर बात करेंगे हैलोफाइट की, लवणोद्भिद की। वैसे पौधे जो लवणीय स्थान पर, जहाँ पर साल्ट होता है वहाँ पर उगते हैं, जैसे समुद्र हुआ, समुद्र के किनारे या दलदली भूमि में उगते हैं, उन्हें हम लवणोद्भिद कहते हैं, हैलोफाइट कहते हैं। एग्जाम्पल है राइजोफोरा हो गया, सोनोरेसिया हो गया, ये सभी। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाती कंप्लीट। कर लेते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन सही हो जाता है बी, 23 जोड़ी। नेक्स्ट, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकी का प्रयोग करता है। कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन सही हो जाता है सी, DNA फिंगर प्रिंटिंग। अगला है, कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था। कीटनाशक DDT का आविष्कार, ऑप्शन सही हो जाता है बी, मुलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाता है सी, स्टैंडर्डाइजेशन। अगला क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोज से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या है। ऑप्शन सी, केकड़ा। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, भारतीय शल्य चिकित्सा के ये जनक थे। अगला है, खसरा किस वजह से होता है। खसरा किस वजह से होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सौरोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन है। सौरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी, छिपकली का। अगला है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहते हैं। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहते हैं वेक्टर। ऑप्शन बी सही हो जाता है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। ये कैसा रोग है हीमोफीलिया का। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाता है ए, स्नायु, लिगामेंट्स। जैव कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से पत्ती में होता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है डी, हरिमहीनता, क्लोरोसिस। अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की किसमें। ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, पाइनस क्या है। पाइनस क्या है। ऑप्शन सही हो जाता है वृक्ष।
क्वेश्चन है जीवाश्म पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? विकल्प सही हो जाता है डी, अवसादी शैल में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मूलगोप नहीं पाया जाता, मूलगोप किस में नहीं पाया जाता? तो विकल्प सही हो जाता है बी, जलीय पौधों में। फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सवाल में रखते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं किस में? आग्नेय शैल में, क्वार्टेज में, मिट्टी में, अवसादी शैल में। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और 3 क्लासेस आप लोग बिल्कुल भी ना भूलिए, और हमेशा चैनल से जुड़िए। तीनों क्लासेस में तो ज़रूर आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। मॉर्निंग में 6 बजे की करंट अफेयर की क्लास, दोपहर में 3 बजे जो कि आप लोग कर रहे हैं, और रात के 8 बजे। तीनों क्लासेस आपकी वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर चल रही हैं। और आप लोगों की प्रेजेंस अगर मैं कहूँ तो बहुत ही निराशाजनक होती, बहुत ही कम होती है। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते? कम से कम अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों को, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग करते होंगे और आगे फ्यूचर में करेंगे भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर रात की 8 बजे की क्लास में। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।